powered by Disha Organic and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। हर निवाले में जहर, हर फल में रसायन, दूध के हर घूंट में मिलावट और घर घर में बीमारियों का कहर। आइए इस धरती माता को रसायन मुक्त बनाने के लिए लड़ें, अपनी पीढ़ियों को एक पोषण युक्त भोजन देने के लिए आगे बढ़ें। आइए प्राकृतिक खेती पर बात करें, एक अखंड संवाद करें, थाली में बढ़ते जहर को रोकने के लिए। अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, powered by Disha Organic and Science Tech Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। आपका भोजन ही आपका दुश्मन बन गया है। चमकीले फल और सब्जियां आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। आपका हर निवाला जहर की पुड़िया बन चुका है। आइए इस जहर से मुक्ति पाने के लिए युद्ध की शुरुआत करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रसायन मुक्त वातावरण का निर्माण करें। देश भर के किसानों, बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों से अखंड संवाद करें। देश का सबसे बड़ा राउंड द क्लॉक शो अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, powered by Disha Organic Techno Industries in association with भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। केवल अपडेट इंडिया पर। आइए प्रकृति पर ध्यान दें, इस धरा को हम निखार दें, रसायनों से मुक्ति देकर वसुंधरा संवार दें। हो रहा जल लुप्त क्यों, इस जल को हम संभाल लें। गौ प्राण हिंदुस्तान का, इस गाय पर हम ध्यान दें। गौ कृषि की मुहिम का प्रारंभ हम प्रचंड करें। संवाद से निकलेगा हल, संवाद हम अखंड करें। अखंड संवाद सुनील सुशीला शर्मा के साथ, केवल अपडेट इंडिया पर, पावर्ड बाय दिशा ऑर्गेनिक एंड साइंस टेक इंडस्ट्रीज इन एसोसिएशन विद भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ और अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद। नमस्कार, खम्मा गणी, राम राम सा। वो आंधियों सा उड़ता है, तूफानों से लड़ता है, धूप में नहाता है, ठंड को हराता है, मिन्नतें कर करके बारिशों को बुलाता है, खुद भूखा रहकर हमारी थालियां सजाता है। यूं ही नहीं वो अन्नदाता कहलाता है। जी हां, हाजिर हूं मैं सुनील सुशीला शर्मा आप सभी के साथ अगले 24 घंटे के लिए अखंड संवाद लेकर। अखंड माने जिसके खंड ना किए जा सकते हो, जिसे तोड़ा ना सके, जो रुकता ना हो, वही अखंड। ठीक वैसे ही जैसे अखंड जो चलाई जाती है या अखंड रामायण पढ़ी जाती है, ठीक वैसे ही अगले 24 घंटे मैं भी आप लोगों के साथ हूं, करने जा रहा हूं अखंड संवाद। मेरे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से कृषि वैज्ञानिक, कृषि विशेषज्ञ, पद्मश्री किसान और प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक जुड़ेंगे। हम सभी मिलकर आप अगले 24 घंटे तक देश के खेतों की सौंधी माटी की महक महसूस करवाएंगे। अगले 24 घंटे में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक किसान आपके लिए दिन रात लगा रहता है अपने खेत में, अपने खेतों को प्रयोगशाला बना देता है, अपने खेतों की क्यारियों को लेबोरेटरी बना देता है और आप लोगों के लिए हर बार अन्न उगाता है। आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि यह किसान इस समय इतना मजबूर क्यों है कि उसे केमिकल्स की प्रयोग करना पड़ रहा है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से दबे पांव हमारे घरों में, हमारे शरीर में खतरनाक केमिकल प्रवेश कर चुका है।
जी नहीं, हम कोई सनसनी नहीं फैलाना चाहते, ना ही हम आपको कोई डर आपके अंदर डालना चाहते, ना हम कोई खौफ पैदा करना चाहते। हम आपको एक ऐसे खतरे से आगाह करने जा रहे हैं जो खतरा हमारे सामने हमें नजर आ रहा है। हम हर निवाले में इस जहर की एक पुड़िया साथ में ले रहे हैं और हम लगातार बीमार होते जा रहे हैं। अगले 24 घंटे हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे दिन पर दिन हमसे दूर होता जा रहा है पानी। जी हां, पानी जो कि हमसे लुप्त होता जा रहा है। और अगले 24 घंटों में हम आपको यह भी बताएंगे कि कैसे गोपालों का देश कहलाने वाला हिंदुस्तान अब गाय को भूल बैठा है और उसके दुष्परिणाम को झेल रहा है। यह अखंड संवाद बेहद जरूरी है, क्योंकि जब बात निकलेगी तो ही दूर तलक जाएगी, क्योंकि बात से ही बात बनती है, क्योंकि बात अक्सर संवादहीनता के कारण ही खराब होती है और यदि कभी बात बनती है परस्पर संवाद से ही बनती है। तो आइए इस विषय पर बात करें, क्योंकि आज हमने बात नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां हमसे कहेंगी कि जब धरती रोही थी तब कहां थे तुम, जब नदियां सिसक रही थी तब कहां थे तुम, जब गाय कट रही थी तब कहां थे तुम। उस समय हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा होने से अच्छा है आज हम प्रयास कर लें जब हम जिंदा हैं। अगले 24 घंटे में हम आपको कुछ ऐसे ही मनीषियों से मिलवाने जा रहे हैं जो कृषि क्षेत्र में, ऐसे तपस्वियों से मिलाने जा रहे हैं जो तपस्या कर रहे हैं और जो प्रयास कर रहे हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा दे सकें, हम इस एनवायरनमेंट को वापस से सुधार सकें और उन्हें उपहार दे सकें, वो उपहार जो हमें हमारी जाने वाली पीढ़ियां देकर गई थी। हम उसे प्रदूषित कर चुके हैं। हम मंथन करेंगे और इस मंथन की कड़ी में सबसे पहले हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी तरफ जो कि खाने का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसे कहते हैं तेल। जी हां, ऑयल। जी हां, वो तेल किस प्रकार से हम लोगों की जान का दुश्मन बना बैठा है वो हम आपको बताएंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, हमारे इस कार्यक्रम का मकसद कहीं पर भी किसी की सनसनी फैलाना नहीं है, हम किसी तरह की अफवाह नहीं फैला रहे, हम तो सिर्फ आपको कुछ खतरों से आगाह कर रहे हैं। मेरा प्रयास है अगले 24 घंटे में पूरा कोशिश यही करूंगा कि लोगों तक हम बात जाए, लोगों को हम जागरूक करें और यह बताएं कि किस प्रकार से हम इस केमिकल से दूर हो सकते हैं। जी हां, आज के हमारे इस कड़ी के मेहमान मनोज मुरारका हैं, मिस्टर मनोज मुरारका हैं, जो कि एडिबल ऑयल का काम करते हैं, कबीरा ऑयल के निदेशक हैं, जो कि नोटा है, मतलब कि आपको सारी चीज वो बताएंगे किस तरीके से वो कर रहे हैं। परंतु सबसे पहले मैं आपका सर स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में, हमारे अखंड संवाद में, जो कि हम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वाले भी आज हमारी टीम में मौजूद हैं। दिख रहे हैं किस प्रकार से हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और किस प्रकार हम इसे 24 घंटे तक ले जा पा रहे हैं। सबसे पहले तो मनोज जी, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, परंतु क्या देखें उस तेल को जो लगातार हमें मार रहा है। सबसे बड़ा जो खतरा है हमें तेल से है। सबसे पहले सवाल आपसे मैं यही, इससे पहले कि मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में लोगों को बताऊं और चीजों के बारे में बताऊं, सबसे पहले शुरुआत हम यही से करना चाह रहे हैं, कितना खतरनाक है तेल इस समय जो कि हम कहीं से भी खरीद रहे हैं और कहीं से भी उसे उपयोग में ले रहे हैं। धन्यवाद साहब। और मैं सबसे पहले तो अपडेट इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का एक प्रयास किया है। मैंने अपने जीवन काल में ऐसा प्रयास नहीं देखा जिसमें अखंड आप भोजन, जो कि जिसको हम भगवान मानते, भोजन को हरदम हमारे धर्मों में भगवान का दर्जा दिया गया है और इसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए आए और आज की जनरेशन ने तो इसको तिलांजलि दे दी है। तो ऐसे विषय पर आप अखंड 24 घंटे का जो ये वाद विवाद और जानकारी का जो आपने रोचक ये कार्यक्रम रखा, उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। आपने कहा तेल का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर तेल का महत्व क्या है और तेल की कितना बड़ा रोल है। तो आप देखिए, अगर तेल की 2 बूंदे गलती से फर्श पे ऐसी जगह गिर गई जहाँ पे आपका पाँव गलती से आके उस पे लिपट गया, उसके ऊपर से आप फिसलाट हो गई, तो आप जिंदगी भर के लिए आपको खाट पकड़नी पड़ सकती है। तो तेल इतना इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ में है। तेल का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके लिए पूरे अपने सिस्टम बताया गया था और बहुत ही जनरल सिस्टम बताया गया था कि तेल का कैसे सिलेक्शन किया जाए, तेल के क्या गुण देखे जाए। परंतु पिछले 2-3 दशकों में हमने उन सभी बातों को तिलांजलि दे दी। तो और इसका दुष्परिणाम ये है कि आज बहुत यंग एज में, मतलब अभी तो कल परसों में एक स्टोरी पढ़ रहा था कि 8 साल की बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, जो कि असंभव है। अक्सर पेपर्स में पढ़ते हैं हम 20 साल का व्यक्ति, 25 साल का व्यक्ति, और अभी आप 8 साल की बता रहे हैं, जो कि पहले सुनने को भी नहीं मिलता था। जी,
देखिए साहब, यही बात है कि आज अपन ने चाहे टेक्नोलॉजिकली कितना भी डेवलपमेंट कर लिया हो, ये सत्य है कि हम आज एक ऐसा गैजेट अपने हाथ में है जिसमें 10 नंबर मिलाकर आप अमेरिका में बैठे हुए एक बंदे से, वो अपने सीक्रेट रूम में बैठा, उससे भी आप संवाद कर सकते हो। ये बहुत बड़ा आविष्कार है, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जब आप अपने शरीर को देखेंगे, अगर गहराई से देखें, तो हम आज भी नाक से सांस लेते हैं, कानों से सुनते हैं, मुख से खाते हैं। तो ये तो हजारों लाखों साल पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। रामचंद्र जी भी मुंह से ही खाते थे, कृष्ण जी भी खाते थे, जीसस क्राइस्ट भी खाते थे। तो फिर अपने शरीर में कोई डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकली हुआ नहीं। हमने क्या किया कि इस जो ये हमारा प्राचीन रूपी जो इंजन है, इसके फ्यूल में चेंज कर दिया, मतलब इसके खान पान में चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई गाड़ी पेट्रोल से चलती है, अगर उसको आपने अचानक डीजल डलवा देंगे तो उसमें उसका इंजन सीज हो जाएगा। तो वही कुछ अभी इंसानों के साथ हो रहा है। हमारा जो सपोज पेट्रोल आधारित इंजन, जो मतलब जो खाद्य पदार्थ के लिए हमारा ये शरीर बना हुआ था, छोड़कर हमने जो नए प्रकार के खाद्यों को अपने उपयोग करने लग गए, उससे क्या हुआ कि हमारे इंजन बहुत जल्दी सीज होने लग गए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस तरह की गाड़ी में अगर आप डीजल डाल देते हैं या डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डाल देते हैं, तो जिस प्रकार से उसका इंजन है, ठीक उसी प्रकार जिस तरह का तेल हमें खाने के लिए बताया गया, उसके अलावा अगर कोई तेल हम खाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर को भी कुछ नुकसान पहुंचेगा। जी मनोज जी। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि बहुत बड़ी जो अपने आप को पढ़ी लिखी जो कंज्यूमर है, अपने आप को जागरूक कंज्यूमर बताते हैं, उनसे मेरी कई संवाद होता है। वो हमें बताते हैं कि साहब हम लोग ओलिव ऑयल का प्रयोग कर रहे हैं जी। तो ओलिव ऑयल का, तो मैंने उनसे एक बार एक प्रश्न पूछा कि आप ओलिव ऑयल का प्रयोग कर रहे हो, इसका कारण क्या? बोला साहब विदेशी का तेल और बहुत ही अच्छा तेल उन्होंने बताया है, और अपन लोग इस विषय में जानते नहीं है, इस ओलिव के विषय में। ये नया तेल है तो हम लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा तेल। तो मैंने उनसे जानकारी की कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको मालूम है कि विश्व में एक शहर है जिसका नाम ओलिव के ऊपर रखा गया है जी। तो उनमें से किसी ने नहीं बता पाया। फिर मैंने पूछा चलो आप बता दो कि कौन से देश में वो स्थित है जी। उस पर भी सब मौन रहे। किसी ने इटली बता दिया, किसी ने स्पेन बता दिया, मतलब उन कंट्रीज के नाम बता दिए जहां से ओलिव ऑयल अधिकतर है। लेकिन मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में एक ही शहर ओलिव के ऊपर जिसका नामकरण हुआ है, और वो इंडिया में है, अपने भारत में है, और उसका नाम है जलपाईगुड़ी। जलपाई मतलब जैतून, मतलब ओलिव। तो ऐसा ओलिव के विषय में जानते नहीं थे, लेकिन हमको मालूम था कि इसका तेल नहीं बनाया जाता, इसका तेल का, क्योंकि ये वो एक मतलब जो ओलिव ऑयल है वो हम खा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, और वैसे उसको प्रयोग में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओलिव देखिए, ओलिव एडिबल ऑयल, बट नॉट ए कुकिंग ऑयल। ये खाने योग्य तो तेल है पर पकाने योग्य तेल नहीं है। जैसे ही हम इसकी पकाते हैं, इसमें कोई भी अपनी व्यंजन, ये जहर बन जाता है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। तो प्राचीन काल से ओलिव के विषय में, जैतून के विषय में जानते, परंतु हमने कभी भी उस खाने का प्रयास इसके लिए नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम था कि ऑयल बनाएंगे तो इसे गर्म करेगा, और गर्म करते ही उसके जो गुण है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तो मनोज जी, मतलब यही बस कुछ इसी तरह की चीजें हम आपको बताने के लिए आज अखंड संवाद हमने आयोजित किया। जैसे कि बताया गया कि ओलिव ऑयल को जब हम सुनते हैं तो लगता है कहीं बाहर तेल है, कुछ ऐसी चीज है, परंतु असल में वो जलपाईगुड़ी हमारे हिंदुस्तान का। जी जी मनोज जी, आप कंटिन्यू रखिए। वाकई में हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और भी बहुत कुछ आपसे। जी मैं ये चाहता हूँ, जब ओलिव ऑयल की बात कर रही है, मैं कई बार विदेशों में गया हूँ, वहाँ पे भी उन लोग पकाने के लिए काम में नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि इंडिया के और कहीं पे भी उसको पकाने के लिए काम में नहीं लिया जाता। ओलिव ऑयल एज ए ड्रेसिंग ऑयल, मतलब सलाद के ऊपर छिड़कने के लिए। आप फॉरेन में जाएंगे कई कंट्री, तो वहाँ पे वो टेबल पे जैसे अपने नमक मिर्ची रखी हुई होती है, वैसे वहाँ पे ओलिव ऑयल लगा होता है। आप फूड के ऊपर डालिए, वो भी उनके ऊपर कोई बहुत टेम्परेचर कुकिंग नहीं करते हैं। तो एक ये आपके जरिए मैं बताना चाहता हूं कि ओलिव ऑयल का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसे एज ए ड्रेसिंग ऑयल यूज कीजिए, ना कि उसे एज ए कुकिंग ऑयल, क्योंकि कोई बनाते ही आपको पता नहीं है कि आप इनडायरेक्टली अपने शरीर को बहुत बड़ा खतरे में। चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मनोज मुरारका जी आज तेल के बारे में बात कर रहे हैं, या तेल की अशुद्धताओं के बारे में बात कर रहे हैं, या तेल की अपवित्रताओं के बारे में बात कर रहे हैं, या मिलावट के तौर पे बात कर रहे हैं, तो मनोज मुरारका जी खुद क्या करते हैं? जी मनोज जी,
इस दुनिया जबकि जहां मिलावट के बिना कुछ भी संभव नहीं, जहां पर केमिकल के बिना कुछ भी संभव नहीं, उसमें आपने क्यों सोचा कि कुछ ऐसा तेल बनाया जाए जो जैव है? उसमें दिक्कत तो आती है, उसमें मेहनत भी लगती है और उसको बिकने में भी थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है। मैं जानूंगा कहां से आपने शुरू किया और कैसे आप एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में आए? कि वैसे तो हमारा जो एडिबल ऑयल का और हमारे फैमिली का जो इतिहास है वो भी पुराना है। और सौभाग्यवश स्वामी विवेकानंद जी 1891 में खेतरी में आए थे। वहाँ के राजा अजीत सिंह जी थे, मूलतः चूड़ी अजीतगढ़ के निवासी हैं। और राजा अजीत सिंह जी के ऊपर ये नाम पड़ा हुआ था अजीतगढ़। और स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे पुरखों से एक बार जिक्र किया था एडिबल ऑयल के फील्ड में आने के लिए, और वही एक जरिया बना जिससे हम एडिबल ऑयल में आए। चूंकि इतना बड़ा और इतना पवित्र नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो किसी प्रकार की मिलावट की कल्पना भी हमारे लिए बहुत बड़ी आप समझिए एक दोष के भागी आएंगे, जिसे अपन पाप कहते हैं, तो वो बहुत बड़ा पाप होगा अगर विचार का विचार भी करते हैं। दूसरा, हमारी पूरे परिवार का ये मानना था कि अगर आपको मात्र पैसे कमाना है तो आपको फूड लाइन में नहीं आना चाहिए, आप और किसी लाइन में चले जाइए। अनोखी लाइन है आज की डेट में, अनेक बिजनेस अनेक जिसमें आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो फूड को हमने को सदैव ही भगवान का दर्जा दिया है और अपन भगवान के साथ बेईमानी करें, ऐसा हमारी धारणा थी। उसी के चिन्हों पे चलते हुए 1998 में मुझे एशियाड में सेकेंड रैंक आया था, जाकर वहाँ स्टडी करने का मौका मिला था। परंतु मन में था कि इतना पवित्र नाम स्वामी विवेकानंद जी का जुड़ा हुआ है, तो भारत में रहे और अपनी जो प्राचीन चीजें हैं उन्हीं को जीवित रखा जाए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने फूड का, तो मैंने सोचा कि उसी में अध्ययन करें और उसको आगे बढ़ाया जाए। ये विचार लेते हुए आपकी शुरुआत मनोज मुरारका जी के साथ क्यों की गई, जबकि किसी से ज्यादा एक्सपर्ट हमारे साथ इस अखंड समाज में जुड़ने जा रहे हैं, परंतु क्यों मनोज मुरारका को ही हमने सबसे पहले चुना? उसका कारण आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो संस्कृत जुड़े हुए हैं, वो अपने संस्कारों को पकड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो कामयाबी की जो कहते हैं मंजिलों को पार कर रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं, लेकिन शुद्धता के साथ और आप सभी लोगों के का ध्यान रखते हुए। मनोज जी, एडिबल ऑयल्स में आप आए, एडिबल ऑयल के बाद अपना काम शुरू किया। मैं सिर्फ यही जानना चाह रहा हूं बार बार कि जैविक ऑयल, जैविक तेल या ऐसा तेल जिसमें रसायन ना हो, इसको जब आप लेकर चले तो शुरू में क्या दिक्कतें आई, क्या परेशानी जो कि लोग जो उसे नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, 1998 में मैं इस फील्ड में नया आया था जी। तो उस समय ग्लोबलाइजेशन का जमाना था, मतलब पूरे विश्व के भारत की इकोनॉमी खोल दी गई, हर एक प्रोडक्ट के लिए भारत की इकोनॉमी खोल दी गई। तो एक प्रकार से विदेशी तेलों की बाढ़ आ गई अपने देश में। 1995 तक भारत आत्मनिर्भर था खाद्य तेल में, परंतु 98 में इतने तेल अपने विदेशी से आने लगे और आने लग गए, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जिस प्रकार के तेल यहाँ पे इंपोर्ट हुए वो रसायन निर्मित तेल थे, जिसमें बहुत अधिक टेम्परेचर दिया जाता था ताकि उसको रंगहीन और सुगंधहीन और हकीकत में गुणहीन बनाकर उस तेल को बेचा जाए। वो भारतीय तेलों के सामने बहुत सस्ते तेल थे। आने के सन 98-99 में ये दौर चला था। तो मैंने देखा कि जब मैंने स्टडी की तो पाया कि इस प्रकार के तेलों का सेवन करने से, कि पामोलिन है या इंपोर्टेड सोयाबीन ऑयल है, इनका सेवन करने से शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने ये लिया कि मैं वापस से भारतीय तेलों को, हालांकि बहुत से जन भारतीय तेल अभी भी बना रहे हैं, लेकिन मैंने प्रण लिया कि इसके ऊपर अध्ययन करके और इसके जो गुण है वो अपन ग्राहकों तक और कंज्यूमर तक ले जाएंगे ताकि उनको समझाएं। हालांकि इस समय में समझाने में काफी वक्त लगता है। कारण क्या है? क्योंकि जो विदेशी तेल है वो रसायन द्वारा निर्मित होने के कारण वो काफी सस्ते पड़ते हैं भारतीय तेलों के मुकाबले। तो इस कारण से एक बहुत कठिन वो समय रहा। मुझे लगता है मनोज जी कि हम भारतीयों के दिमाग में किसी भी चीज को अगर प्रवेश कराना है तो उसके लिए चमक दमक वाले विज्ञापनों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चमक दमक वाले विज्ञापनों ने आकर कहा कि आप जो तेल बैल की घानी से निकलता है वो काम में मत लीजिए, आप रिफाइंड तेल काम में लीजिए, या आप ऐसा तेल काम में लीजिए जिसमें चिकनाहट कम होती है, और हम लोग उसकी तरफ चले गए, जबकि पता नहीं था कि वो तेल ज्यादा खतरनाक है। तो क्या आप मानते हैं इस बात को कि इस तरह के विज्ञापनों से लोग आकर्षित होकर उस तरफ गए?
हाँ, इसमें निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि विज्ञापनों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जी। हालांकि देखो, मीडिया के समक्ष ये बोलना मेरे लिए थोड़ा सा अनुचित होगा, परंतु सत्य आप प्रकाश में ला रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक तेल का विज्ञापन आता है, उसमें 4 व्यक्ति रहते हैं, एक लेडीज रहती है, एक जेंट्स रहता है, 2 बच्चे रहते हैं। वो उस विज्ञापन के पहले जिंदगी में कभी नहीं मिले हुए होते हैं और उस विज्ञापन के बाद कभी नहीं मिलते हैं, परंतु उस विज्ञापन में वो चारों जन मिलकर आपको एक ऐसे तेल खाने के लिए प्रेरित करते हैं जो तेल उन्होंने भी चखा भी नहीं है। और तो वो देखिए, विज्ञापन का एक ये माइनस, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपन उस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि भाई ये तेल देखो, ये बता रहे, जबकि आप अगर उस विज्ञापन के हकीकत में जाएं तो सरन सभी करते हैं विज्ञापन, लेकिन उसमें हकीकत में अगर आप जाएंगे तो पता लगेगा कि उनका उस तेल से कोई लेना देना नहीं है और जो आपको ये संदेश दे, जबकि आपकी ऐसी बहुत ऑथेंटिक किताबें हैं अपने शास्त्रों में, अपने प्राचीन जो पुस्तकें हैं उसमें एकदम सही तरीके से बताया गया है कौन सा तेल मनुष्य के लिए सबसे उत्तम और उपयोगी है। बातों को छोड़कर अपन विज्ञापन के पीछे जो हमने जो चाल चली पिछले 2-3 दशकों में, उसने पूरा का पूरा स्वास्थ्य। अब क्या किया जाए? अब तो हम विज्ञापनों के जाल में फंस चुके हैं और चारों तरफ इतना बिखर गया है कि हम उस पार जाने की कोशिश भी करते हैं तो फिसल के वापस वहीं गिरते हैं। किस तरीके से इससे बाहर निकले, कैसे वैतरणी पार, बताइए सर। देखिए साहब, प्रकृति भी अपना कार्य करती है। जिस प्रकार मनुष्य कुछ भी आविष्कार करे, प्रकृति भी उसका एक तोड़ या उसका कहीं ना कहीं वैकल्पिक रखती है। आप देखिए, हजारों दुष्परिणाम है कोरोना काल के, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु अगर आप बात करें तो कोरोना काल ने भारतीय संस्कृति को एक बार पुनर्जीवित करने का काम भी किया है। ये अपने चाहे अपन नमस्कार हो, चाहे हाथ धोकर खाना खाना हो, और चाहे अपने पुरानी प्राचीन वस्तुओं का प्रयोग हो, जैसे हल्दी है, सरसों तेल है, तो इस प्रकार की चीजों का जो आपके इसमें बढ़ा है, तो मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक भी अपने आप को वापस संतुलित करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय करती है। अब मैं आपको बताऊं कि सरसों तेल का बहुत ही बड़ी मात्रा में कोरोना काल में उपयोग हुआ और लोग समझे कि हाँ, ये तेल जो है ये रिफाइंड के मुकाबले बहुत ही उत्तम तेल है और बहुत दिनों ने डाइवर्ट भी किया है। उसका एक छोटा सा आपको परिणाम बताता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में 2019-20 तक 60-65 लाख टन की सरसों की क्रॉप हुआ करती थी, तो वो पिछले 2-3 सालों से करीब 110-15 लाख टन की क्रॉप हो रही है। और ना कि क्रॉप हो रही है, परंतु इसका तेल भी पूरा उपयोग हो रहा है, जो कि 18-19-20 तक सिर्फ 60 लाख टन की सरसों का ही तेल उपयोग किया जाता था। तो देखिए, कहीं ना कहीं लोगवाग में वापस से जागृति आई है। और आप जिस प्रकार का इस प्रकार का जो प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं, ये जो आपने अखंड जैविक के ऊपर ये जो आपने प्रोग्राम रखा है, अगर इस प्रकार का पहल और भी बाकी जन करते हैं तो मुझे लगता है इसका पूरे समाज पे एक बहुत बड़ा प्रभाव जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। प्रयास हमारा यही है कि किसी भी तरीके से इन केमिकल से मुक्ति मिले, रसायनों से मुक्ति मिले और हम वापस से उसी प्रकृति की तरफ लौट पाएं जिस प्रकृति के लिए हम जाने जाते हैं, जिस नेचर के से संबंधित हिंदुस्तानियों का महत्व था, भारतीय जिस नेचर से जुड़े हुए थे। सर, अखंड संवाद की आपने बात की, मैं आपसे अखंड ज्योत की बात करना चाहता हूं। अखंड ज्योत में भी आजकल मिलावट होने लगी है, लोग पूजा का जो घी है वो भी अलग से मिलने लगा है, क्या है सर वो? सर, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। आप इंसानों के साथ बेईमानी या गलत काम करें वहाँ तक तो है, आप इतनी बड़ी रिस्क लेने लग गए हैं आज के लोग के व्यक्ति या व्यापारी या उद्योगपति कि वो ऊपर वाले से पंगा ले रहे हैं। उनको मालूम है एक समय वापस वहाँ पे जाके जवाब देना है, और ये मेरे को लगता है कि वो बहुत कठिन परिस्थिति होगी उनको वहाँ जवाब देने में। देखिए, जो अपन पूजा के नाम पे घी जो बोल के, मतलब इसका मतलब हो गया, अगर शॉर्ट फॉर्म में सिनोनिम से अगर मैं बताऊं, मतलब घटिया से घटिया घी या घटिया से घटिया तेल, यानी पूजा के लिए तेल। क्या वो एग्जैक्टली मतलब क्या चीज है वो? देखिए, अमूमन उन तेल और घी में एक LLP का यूज होता है, मतलब जो एक पेट्रोल का सबसे जो हल्का स्तर का पेट्रोल होता है उसका उसमें एसेंस मिला दिया जाता है और वो पूजा के लिए यूज होता है, एक नंबर। दूसरा, एक बहुत बड़ा तकबा ये भी यूज कर रहा है, यूज्ड ऑयल है। कई जन इंपोर्ट कर लेते हैं यूज्ड ऑयल, ऐसा ऑयल जिसके अंदर बकरी, कुत्ते, सांप, केचुए, कॉकरोचेस, ये सब तले हुए होते हैं, और उसके बाद जो तेल बच जाता है उस तेल को बहुत से जन इंपोर्ट कर लेते हैं और उस तेल को वापस से फिल्टर कर कर या थोड़ा रिफाइन कर कर उस तेल का
पूजा में एसेंस मिलाकर वो पूजा के लिए बेचते हैं। तो अगर आप धार्मिक दृष्टि से देखें तो भी बहुत बड़ा गुनाह है, और अगर आप सामाजिक, क्योंकि जिस तेल का और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सर, हम तेल का दिया या घी का दिया इसलिए जलाते हैं कि इससे आसपास का जो वातावरण है उसमें सौम्यता आए, पवित्रता आए, वो वातावरण थोड़ा सा अच्छा हो। पर इस तरह के घी के साथ अगर जलाएंगे तो अच्छा होने के बजाय तो नेगेटिव एनर्जी आएगी सर। बहुत ही सही बात आपने कही है सर, कि आप जो दीपक का हमारे यहाँ पे जो चलन है वो कोई ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई गर्माहट देने का, उसका कारण यही था कि आपका आसपास का वातावरण शुद्ध हो, जो कीटाणु हो उससे जो निकलने वाली लो है उससे आसपास का वातावरण शुद्ध हो। परंतु आप अगर इस प्रकार का पेट्रोल आधारित या यूज्ड आधारित जो पूजा का तेल आप प्रयोग करेंगे अगर जलाने के लिए भी, दीपक जलाने के लिए, तो वो अपने आपके वातावरण को दूषित ही करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाह रहा था कि जो तेल अपन पूजा के लिए बोलते हैं तो कई बार वो तेल प्रसाद बनने में भी यूज आ जाता है, तो इनडायरेक्ट वे में वो प्रसाद के रूप में हमारे भी खाद्य सामग्री का पार्ट हो जाता है। तो ये उस प्रकार से भी बहुत बड़ा गुनाह है इनडायरेक्ट वे में, कि आप पूजा के नाम पे हल्का से हल्का जो घी और जो इसके लगने वाले रॉ मटेरियल यूज हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलिए एक सवाल और, थोड़ा सा तेल से थोड़ा सा अलग हट के बात कर रहा हूं। आजकल दाल मखानी में मक्खन खूब है, पाव भाजी में मक्खन खूब है, मतलब मक्खन बहुत लगाया जा रहा है चाकू की नोक पे रख के, और आम आदमियों को मक्खन लगाकर उनकी जेब बहुत ढीली की जा रही है। क्या है वो मक्खन? देखिए, मक्खन पहले जो एक नेचुरल मक्खन आता था, अगर मैं ब्रांड भी बोल दूं तो अमूल का जो मक्खन आता है उसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक बढ़िया किस्म का मक्खन है, परंतु उससे मिलता जुलता क्या है कि आज की जनरेशन को पहचान वो जल्द धीरे धीरे भूल रहे हैं कि क्या असली है और क्या नकली है, क्योंकि उन्होंने कभी खाने के ऊपर गौर ही नहीं फरमाया, खाने को हरदम सेकेंडरी रखा। आप देखा जाए तो खाना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपकी लाइफ का है। अगर आप खाना नहीं खाते हो और अस्वस्थ हो जाते हो तो आप कोई भी कार्य कीजिए, उस कार्य का कोई औचित्य नहीं रह जाता है अगर आप स्वस्थ नहीं हो। तो जो मक्खन की आप बात कर रहे हैं उससे मिलते जुलते मक्खन अलग अलग ब्रांड नेम से आते हैं, जिसका मक्खन से कोई लेना देना नहीं है। क्या तो वो कई बार वो ब्रांड नेम भी रख लेते हैं। सपोज मैं बोलूं ग्रीन बटर एक नाम रख लिया, इसको ट्रेडमार्क में रजिस्टर करा लिया, साइड में एक छोटे सा डिस्क्लेमर डाल देते हैं कि दिस इज ओनली अ ब्रांड नेम, नथिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। तो आप लीगली भी उससे आप हट गए हो, बच गए, क्योंकि ग्रीन बटर एक ब्रांड नेम है। जबकि इस प्रकार के प्रावधान गवर्नमेंट को भी लाना चाहिए कि जो जेनेरिक नेम है उसको नहीं रखा जा सके। तो ये जो बटर है, ये बटर में करीब 45 से 50% सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। आपको बता दूं WHO बोलता है कि वही तेल या घी का प्रयोग करना चाहिए, वेजिटेबल तेल या घी का, जिसमें 10% से नीचे का सैचुरेटेड फैट्स होता है, क्योंकि वो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। अब अगर 45 से 50% सैचुरेटेड फैट्स है तो निसंदेह वो जाके आपकी आर्टरीज में, आपकी नसों में जमेगा और हार्ट की बहुत सीरियस प्रॉब्लम आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। सर नोटा क्या है जिसका कि आप जिसे लीड कर रहे हैं, नोटा क्या है सर? नोटा बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है साहब, नेशनल ऑयल्स एंड ट्रेड एसोसिएशन है। ये उन सभी उद्योग और व्यापारियों का एक समूह है जो छोटे रूप से खाद्य तेलों का निर्माण करते हैं, और इसमें हम ज़्यादा बढ़ावा उन उद्योगों को देते हैं जो अपने प्राचीन विधि से तेल बनाने का प्रयास करते हैं। जी अब एक आम आदमी, अगर हम इसका लब्बो-लुआब निकालते हैं, एक आम आदमी अगर तेल खरीदने जाता है, तेल लेने जाता है, बाजार से लेने जाता है, तो उसे क्या खरीदना चाहिए, क्या कहकर उसे मांगना चाहिए? क्योंकि हर तरफ तो मिलावट के तेल भरे पड़े हैं, वो कंफ्यूज है। असल में आम आदमी कंफ्यूज है, वो चाहता है पैसा खर्च करना, वो चाहता है शुद्ध लेके आना, कोई भी अपने बच्चों को बीमार नहीं करना चाहता, पर उसे नॉलेज नहीं है। और वो ही जागरूकता देने के लिए आज हमने ये अखंड संवाद आयोजित किया। देखिए, ये आप बहुत आपने उचित एक प्रश्न पूछा है, और ये अमूमन लोग इसको नेग्लेक्ट कर जाते हैं कि आप जब तेल खरीदने जाते हैं तो अमूमन जो ग्राहक है वो दो चीज देखते हैं, एक तो MRP और एक उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट। जबकि हकीकत में इसमें गलती होना करीब करीब असंभव रहता है। कोई भी एक्सपायरी डेट का माल नहीं बेचता है, तो डेफिनेटली आप जो ले रहे हो वो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये देखना चाहिए, मैं उसमें कोई ऐसा मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, परंतु इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है ना। और जो देखने वाली बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप तेल ले रहे हैं
तो आप इंग्रेडिएंट देखिए सबसे पहले, ना कि उसका लेबल तो ब्रांड नेम भी हो सकता है, लेकिन इंग्रेडिएंट में उसको कंपलसरी लिखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज मिली हुई है। तो इंग्रेडिएंट में आप ये देखिए कि कहीं रिफाइंड शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, जैसे रिफाइंड सोयाबीन ऑयल मान लीजिए, या रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल मान लीजिए, या रिफाइंड मस्टर्ड। अगर रिफाइंड है तो मैं आपको बताता हूं कि पहले ही शॉट में आपको वो तेल नहीं लेना चाहिए। इंग्रेडिएंट में आप देखिएगा, वापस मैं रिपीट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि रिफाइंड उसके अंदर नहीं है। उसके बाद उसकी एक न्यूट्रिशनल टेबल होती है, उसमें आप सबसे पहले देखिए सैचुरेटेड फैट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सैचुरेटेड फैट जितना कम होगा वो तेल उतना ही बढ़िया है। तो जिसमें सैचुरेटेड फैट 20-22% से ऊपर है, तो मेरी सलाह ये है कि उस प्रकार के तेल का तो प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जो तेल में सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम है, उन तेलों का आप प्रयोग कर सकते हैं।